1959 की एक सुनहरी सुबह है और शांत लेकिन नस्लवादी अमेरिकी यूटोपिया सबर्बिकॉन में सब कुछ सामान्य चल रहा है। खुशमिजाज डाकिया मुस्कान लिए अपना काम खत्म करने के लिए निकलता है। वह नए आए परिवार मेयर से मिलने को उत्साहित है। रास्ते में वह एक स्थानीय निवासी मिसेस पेंडल्टन से पूछता है कि क्या उन्होंने नए पड़ोसियों से मुलाकात की है। मिसेस पेंडल्टन बताती हैं कि वो पिछली रात में ही आए हैं और वो उनके लिए कस्टर्ड बना रही हैं। जब डाकिया मेयर घर पहुंचता है तो उसे एक हंसमुख काली महिला से सामना होता है। वह महिला से मिसेस मेयर को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि वह खुद ही मिसेस मेयर है। यह सुनकर वह चौंक जाता है, क्योंकि यह उनके सफेद रंगीन समाज के लिए एक बड़ा बदलाव था। वह तुरंत पड़ोसियों को इसकी सूचना देता है। सबर्बिकॉन में डाइवर्सिटी तो है, लेकिन केवल सफेद अमेरिकियों के लिए। जब अफ्रीकी अमेरिकी परिवार के आने का शुरुआती झटका थोड़ा कम होता है तो गुस्सा बढ़ने लगता है। टाउन मीटिंग में सभी पुरुष जोर जोर से चिल्ला रहे हैं और अराजकता मचा रहे हैं। वे इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उनका शहर सफेद अमेरिकियों के लिए एक सुरक्षित स्थान होना चाहिए। बेटरमेंट कमेटी के प्रमुख सभी को आश्वासन देते हैं कि वो इस स्थिति को संभालने के लिए हर कदम उठाएंगे और पड़ोसियों के घरों को मेयर परिवार से दूर करने के लिए मुफ्त में बाड़ लगवाई जाएगी। एक याचिका भी पेश की जाती है जिसमें कहा जाता है कि काले समुदाय के लोग जानवरों जैसे होते हैं और जब तक वो अपनी योग्यता साबित नहीं कर लेते उन्हें यहाँ रहने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। रोज लॉज और उसकी एक जैसी दिखने वाली जुड़वां बहन मार्गरेट रोज के घर के बरामदे में बैठी हैं। रोज अपंग है और वह व्हीलचेयर में रहने को मजबूर है। वह इस बात को लेकर चिंतित है कि उनके पड़ोस में संपत्ति की कीमतें गिर जाएंगी, जिससे उनके लिए घर बेचना और कहीं और जाना मुश्किल हो जाएगा। वहीं पास में रोज का बेटा निक्की सैनिकों के खिलौनों से खेल रहा है। निक्की एक सरल बच्चा है जिसे अपनी माँ और मौसी से बेहद लगाव है। निक्की के ज्यादा दोस्त नहीं है और वह अकेले रहना पसंद करता है। मैगी निक्की से कहती है कि वह मेयर के बेटे एंडी के साथ बेसबॉल खेले, क्योंकि वो दोनों लगभग एक ही उम्र के हैं। निक्की शर्मीला होने की वजह से हिचकिचाता है, लेकिन जब मैगी उसे बटर कुकीज का लालच देती है तो वह मान जाता है। बाड़ के पास जाकर निक्की एंडी को आवाज लगाता है। वह पूछता है कि क्या वह बेसबॉल खेलता है और उसे नजरेने चर्च के पीछे खेलने के लिए आमंत्रित करता है। दोनों बच्चे चर्च की तरफ जाते हैं और रास्ते में कई लोग उनकी तरफ देखते हैं। उस रात निक्की और एंडी अपने अपने बिस्तरों में रेडियो सुनते हुए सोने की कोशिश करते हैं। मेयर के घर के बाहर कुछ लोग गश्त कर रहे हैं ताकि उस परिवार पर नजर रखी जा सके। निक्की अपने बेडरूम के बाहर कुछ हलचल देखता है और थोड़ी देर बाद उसका पिता किसी अजनबी व्यक्ति के साथ उसके कमरे में आता है और उसे जगाने को कहता है। वह बताता है कि घर में चोर घुस आए हैं और उसे नीचे आना होगा। निक्की का पिता गार्डनर एक सरल स्वभाव वाला व्यक्ति है। वह अपनी पत्नी और बेटे से बहुत प्यार करता है, या शायद नहीं। जब निक्की नीचे आता है तो वह देखता है कि उसकी माँ, मौसी और एक मोटा आदमी जो रोज की व्हीलचेयर पर बैठा है बंधक बना लिए गए हैं। स्लोन जो मोटा आदमी है और उसका साथी लेविस जो लंबा और दुबला-पतला है, गार्डनर को एक ड्रिंक बनाने और ट्रे में सर्व करने के लिए कहते हैं। गार्डनर आदेश मानता है। स्लोन आराम से सोफे पर बैठता है, जबकि रोज से कहता है कि वह उसे व्हीलचेयर में डालने में मदद करे, लेकिन गार्डनर गुस्से में कहता है कि वह खुद अपनी पत्नी को उठाएगा। रोज और गार्डनर के बीच तनाव साफ झलकता है जब रोज उसे देखती है और कहती है कि उसे किसी अजनबी के हाथों में उठाए जाने में कोई दिक्कत नहीं है। स्लोन रोज से पूछता है कि क्या उसे पोलियो है और उसे बताया जाता है कि वह कार दुर्घटना में घायल हुई थी। गार्डनर ड्राइव कर रहा था, लेकिन सौभाग्य से कोई नहीं मरा। यह सुनकर स्लोन असहज हो जाता है और अपने काम की तरफ बढ़ जाता है। चोर पूरे परिवार को कुर्सियों से बांध देते हैं। समझौते के मुताबिक अगर परिवार सहयोग करेगा तो चोर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन स्लोन यह भी कहता है कि नुकसान हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं होता। फिर दोनों चोर मैगी और गार्डनर को क्लोरोफॉर्म देकर बेहोश कर देते हैं। जब रोज की बारी आती है तो स्लोन उसे 3 गुना अधिक खुराक देता है। निक्की ये सब देख रहा होता है और आखिर तक संघर्ष करता है। निक्की की आंख खुलती है और वह खुद को अस्पताल में पाता है। वह अपनी मौसी और पिता को डॉक्टर से बात करते हुए सुनता है। डॉक्टर बताते हैं कि क्लोरोफॉर्म और दवाइयों के असर से रोज के अंग फेल हो रहे हैं। निक्की अपनी दाहिनी ओर देखता है और अपनी माँ को वेंटिलेटर पर सांस लेते हुए देखता है। वह अब भी जीवित है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। निक्की ने अपनी माँ को खो दिया है। रोज के अंतिम संस्कार में रिश्तेदार और दोस्त शोक व्यक्त करने आते हैं। मैगी का रोना बंद नहीं हो रहा और गार्डनर और निक्की भी पूरी तरह खोए हुए लगते हैं। रोज का भाई मिच भी वहाँ है, जो निक्की को अपने बेटे जैसा प्यार करता है। वह एक कैथोलिक है और एपिस्कोपेलियंस को पसंद नहीं करता। वह निक्की से कहता है कि जीवन में कठिन रास्ते होते हैं, लेकिन वह मायूस होकर चेहरा लटकाकर नहीं रह सकता। वह निक्की की जेबों में सिक्के भर देता है और फिर उसे कंधों पर उठाकर खुश करने की कोशिश करता है। गार्डनर और मैगी कार में आते हैं और मिच और निक्की से अंदर बैठने के लिए कहते हैं। रास्ते में गार्डनर बताता है कि मैगी कुछ दिनों तक उनके साथ रहेगी ताकि मदद कर सके।
मिच गुस्से में कसम खाता है कि वह अपनी बहन के हत्यारों को मार डालेगा, लेकिन मैगी उसे चुप करा देती है क्योंकि निक्की वहीं बैठा होता है। घर वापस आने के बाद मैगी निक्की के लिए एक स्नैक तैयार करती है और गार्डनर बेसमेंट में चला जाता है ताकि मैगी उनके कमरे में रह सके। गार्डनर निक्की से कहता है कि सब ठीक हो जाएगा और वे दोनों मिलकर चीजों को संभाल लेंगे। दोनों चुपचाप बैठकर टीवी देखते हैं। निक्की अपनी माँ की व्हीलचेयर को बरामदे में लाकर रखता है। एंडी उसे देखता है और निक्की को खुश करने के लिए एक खिलौना सांप देता है। रात में निक्की सोने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बार बार उस खिलौने सांप को देखता रहता है। उसे नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। डरते हुए वह अपने कमरे से बाहर आता है और अपने पिता को पुकारता है। गार्डनर रसोई से मैगी के साथ बाहर आता है और उसे वापस सोने के लिए कहता है। मैगी निक्की को सुलाते हुए बताती है कि उसकी माँ की ओर से वह आधा आयरिश है और सेंट पैट्रिक उसका संरक्षक संत है। दोनों मिलकर प्रार्थना करते हैं। अगली सुबह मैगी और निक्की घर से किराने की दुकान की ओर जाते हैं जहां मैगी काम करती है। बस स्टॉप पर वे सबर्बिकॉन की कुछ गृहिणियों से मिलते हैं जो अपनी संवेदना व्यक्त करती हैं। मिसेस पेंडल्टन कहती है कि सबर्बिकॉन हमेशा से एक सुरक्षित जगह थी, लेकिन मैस के आने के बाद यह सुरक्षा खत्म हो गई और इसके कारण ही रोज के साथ हादसा हुआ। निक्की मैगी के साथ दुकान में जाता है और ग्राहकों की टोकरी भरने में मदद करता है। दूसरी ओर गार्डनर काम पर लौटता है जहां उसके सहकर्मी उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हैं। कॉल से परेशान होकर गार्डनर अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि वह उसके लिए सभी कॉल्स रोक दे। तभी उसे लोकल पुलिस कप्तान हाईटावर का फोन आता है जो बताता है कि उन्होंने ऐसे 2 आदमी पकड़े हैं जो गार्डनर की पत्नी के हत्यारों के जैसे दिखते हैं। वह गार्डनर से अनुरोध करता है कि वह पुलिस स्टेशन आकर उन्हें पहचाने। गार्डनर मैगी को देखता है जो निक्की को भी साथ लाई है। गार्डनर कप्तान से अनुरोध करता है कि निक्की को यह भयानक प्रक्रिया देखने से दूर रखा जाए और कप्तान सहमत हो जाता है। मैगी और गार्डनर ध्यान से अपराधियों की लाइनअप देख रहे होते हैं, लेकिन निक्की का धैर्य टूट जाता है और वह अपराधियों को देखने के लिए अंदर घुस जाता है। वह तुरंत स्लोन और लेविस को पहचान लेता है। उसकी हैरानी तब बढ़ जाती है जब उसके पिता और मौसी उन्हें पहचानने से इनकार कर देते हैं। निक्की उलझन में पड़ जाता है और समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। एक पुलिसकर्मी गलती से कमरे की लाइट चालू कर देता है, जिससे निक्की की मौजूदगी सभी को पता चल जाती है और स्लोन उसे देख लेता है। पुलिस स्टेशन से घर जाते समय माहौल निक्की के लिए असहज हो जाता है। उसके पिता और मौसी हर बात पर चर्चा करते हैं, सिवाय इस बात के कि वे वही लोग थे जिन्होंने उसकी मां को मारा। मैगी कहती है कि जीवन में कई कठिनाइयां होती हैं, जैसे रोज की दुर्घटना, गार्डनर का अपना सब कुछ खो देना और अब रोज की मौत, लेकिन वह आशावादी है कि वे तीनों मिलकर इससे उबर जाएंगे। गार्डनर बाथरूम में जाकर निक्की से पूछता है कि वह कैसा महसूस कर रहा है और उसके पास बैठ जाता है। निक्की अपने पिता से पूछता है कि वह हत्यारों को पहचानने का नाटक क्यों कर रहा था। उसका पिता बताता है कि कभी कभी लोग किसी को पहचानने का सोचते हैं, जबकि वास्तव में उन्होंने उन्हें कभी नहीं देखा। जब निक्की जवाब देने की कोशिश करता है तो उसे रोक दिया जाता है और कहा जाता है कि वह नहीं जानता कि वह क्या कह रहा है। इसके बाद वह बाथरूम छोड़ देता है। मैगी अपनी बहन की जगह लेने लगी है। वह अपने मोती पहनती है और अपने बालों को सुनहरा रंग देती है, जिससे वह शारीरिक रूप से रोज की तरह दिखने लगी है। अब वह गार्डनर के साथ रह सकती है, जो उसने हमेशा सपना देखा था। मिच अपने भतीजे के लिए चिंतित है। उसे अपने एपिस्कोपेलियन साले पर भरोसा नहीं है और लगता है कि लॉज घर का माहौल निक्की के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन जब वह पादरी से सलाह लेता है तो पादरी उसे बताता है कि जब तक लड़का शिकायत नहीं करता तब तक उसे पारिवारिक मामलों से दूर रहना चाहिए। एक दिन बेसबॉल खेलने के बाद निक्की अपने घर में सैन्य प्रशिक्षण बोर्डिंग स्कूलों के लिए पैम्फलेट्स पाता है। जब वह उन्हें देखता है तभी उसे तहखाने से चीखें सुनाई देती हैं। वह एक चाकू लेकर धीरे धीरे वहां जाता है। डरते डरते वह तहखाने का लाइट जलाता है और पाता है कि उसकी आंटी और पिता एक दूसरे के साथ हैं। इस खोज से चौंक कर निक्की लाइट बंद कर देता है और डिसअपॉइंटमेंट के साथ वहां से चला जाता है। निक्की अपनी आंटी के साथ रात का खाना खाने से इनकार कर देता है और कहता है कि वह नहीं चाहता कि वह और घर में रहे। मैगी इस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि जब तक वह खुद पैसे नहीं कमाता तब तक उसे खाने के लिए मना करने का अधिकार नहीं है। निक्की अपने आंटी और पिता से डरता है और मदद के लिए मिच को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन संपर्क नहीं कर पाता। गार्डनर के कार्यालय में स्लोन और लेविस उससे मिलने आते हैं। हाथ मिलाने के बजाय स्लोन उसे मुक्का मारता है और कहता है कि वह अपने बेटे का ध्यान रखे और उस अपराध का भुगतान करे जिसे गार्डनर ने उन पर लगाया था। चोटिल होने के बाद गार्डनर को मिच का कॉल मिलता है, जिसमें कहा गया है कि मिसेस गार्डनर लॉज ने उसके लिए एक संदेश छोड़ा है। मिच के कॉल से गुस्से में गार्डनर निक्की से बात करता है और बताता है कि उसकी मां ने उसे हमेशा इंडल्ज किया है और अब उसे बड़ा होना पड़ेगा। वह निक्की को बोर्डिंग स्कूल भेजने का फैसला करता है। इस बीच एंडी और निक्की के बीच दोस्ती बढ़ती है। सबर्बिकॉन के निवासी मैस के जीवन को मुश्किल बना रहे हैं। सुपरमार्केट में वे हर चीज की कीमत बढ़ा देते हैं ताकि मिसेस मेयर ग्रोसरीज नहीं खरीद सकें।
हर रात वे उनके घर के बाहर खड़े होते हैं, गाने गाते हैं और जोर से हंसते हैं, जिससे परिवार को सोने में मुश्किल होती है। गार्डनर मैगी के कमरे में रात बिताने के लिए स्नीक्स करता है। वह उसे बताता है कि जैसे ही वे रोज का बीमा पैसा प्राप्त करेंगे, वे दोनों अरूबा भाग जाएंगे। मैगी कभी खुश नहीं रही, क्योंकि उसे अपने प्यार के साथ रहना है और कुछ भी उनके रास्ते में नहीं है। गार्डनर के कार्यालय में कैप्टन हाइटावर उसे बताता है कि फ्रैंक रिसोली नाम का एक आदमी मारा गया है और उसके पास कुछ ऐसा मिला है जो मिस्टर गार्डनर से जोड़ा गया है। फ्रैंक एक लोन शार्क था और उसे गार्डनर लॉर्ड से $7,000 इकट्ठा करना था। गार्डनर कहता है कि उसने इस आदमी के बारे में कभी नहीं सुना। कप्तान विश्वास नहीं करता, लेकिन रोज के हत्यारों की तलाश जारी रखने के लिए सहमत हो जाता है। मैगी एक संदिग्ध बीमा दावे के एजेंट बट कूपर की मेजबानी करती है। वह विश्वास करता है कि गार्डनर ने अपनी पत्नी को बीमा पैसे के लिए मारा है। मैगी, जो भ्रमित और असहज लग रही है, स्थिति को और खराब कर देती है। वह कूपर को बताती है कि गार्डनर बीमा की किस्तों में देर कर रहा है क्योंकि उसने उनकी सभी जीवन की बचत खो दी है। कूपर एक झूठ को पकड़ लेता है जब वह पूछता है कि गार्डनर ने रोज के बीमा की राशि क्यों बढ़ाई जब उसने ऐसा नहीं किया। वह जाने से पहले मैगी को बताता है कि वह शाम को गार्डनर से बात करने आएगा। स्लोन अपने साथी से कहता है कि गार्डनर के घर जाकर मैगी और निक्की को मार दें। लेवीज रिलक्टेंट होता है, उसे और खून नहीं बहाना है, लेकिन स्लोन उसे कोई और विकल्प नहीं देता। जब गार्डनर घर लौटता है, मैगी उसे बड कूपर के बारे में बताती है। कुछ समय बाद बड फिर से आता है, जो मेयर के घर के बाहर की हलचल से खुश दिख रहा है। वह मैगी से कॉफी बनाने के लिए कहता है और गार्डनर के साथ जीवन बीमा पॉलिसी पर चर्चा करना शुरू करता है। कूपर गार्डनर से कहता है कि वह उसे पुलिस में रिपोर्ट नहीं करेगा अगर वह सभी बीमा पैसे उसे दे दे। गार्डनर को चुनौती दी जाना पसंद नहीं आता। वह कूपर को मारने की धमकी देता है, लेकिन यह धमकी असर नहीं डालती। कूपर एक घूंट लेकर चिल्लाता है, मैगी ने कॉफी में जहर मिला दिया है। जलन को कम करने के लिए कूपर पानी पीता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह बाहर हवा लेने के लिए भागता है, लेकिन गार्डनर उसके पीछे होता है। गार्डनर उसे सिर पर मारता है और फिर उसके चेहरे में चाकू घोंप देता है। मेयर के घर के बाहर की हलचल एक दंगे में बदल गई है। लोग चिल्ला रहे हैं और पत्थर फेंक रहे हैं। गार्डनर इस अराजकता का फायदा उठाता है और कूपर के शरीर को उसके ही कार के ट्रंक में भर देता है। वह उसे एक सुनसान जगह पर ले जाकर छोड़ देता है। घर पर मैगी गोलियां पीसती है और उन्हें निक्की के खाने में मिलाती है। वह उसके कमरे में जाती है, लेकिन बच्चा उसकी बात नहीं सुनता। वह अपने अंकल मिच को फोन करता है और बताता है कि वह खतरे में है। लेवीज घर में घुस जाता है। मैगी उसे अरूबा और अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसे खत्म नहीं करने दिया जाता। वह निक्की के कमरे की ओर बढ़ता है और दरवाजा तोड़ देता है। वह बच्चे को बिस्तर के नीचे छिपा हुआ पाता है। जैसे ही लेवीज निक्की को पकड़ने की कोशिश करता है, निक्की रोता और चिल्लाता है। कुछ समय बाद एक खून से सना हाथ निक्की की मदद करने के लिए बाहर आता है। यह उसके अंकल मिच है। वह निक्की को सीढ़ियों के पास एक अलमारी में छिपने के लिए कहता है, उसे एक बंदूक देता है और बताता है कि वहीं रहना। इसके बाद वह लेवीज द्वारा छोड़े गए चाकू के घाव से मर जाता है। गार्डनर बड के शरीर को फेंकने के बाद सबबिकॉन लौटते हुए स्लोन से टकराता है। अचानक एक बड़ा ट्रक स्लोन की कार में टकरा जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। गार्डनर घर पहुंचता है और मैगी, लेवीज और मिच के शवों को पाता है। पहले वह निक्की को नहीं ढूंढ पाता, लेकिन जल्द ही अलमारी के दरवाजे पर खून देखता है। बच्चा अपने पिता पर बंदूक तानता है। गार्डनर उसे बाहर आने के लिए कहता है और डाइनिंग टेबल पर बैठाकर अगले कदम पर चर्चा करता है। वे अगले कदम के बारे में चर्चा करते समय गार्डनर मैगी द्वारा बनाए गए सैंडविच को खाता है। वह अपने बेटे को बताता है कि उसके पास दो विकल्प हैं। पहला, गार्डनर निक्की को मारे और पुलिस को बताए कि लेवीज ने ऐसा किया, या दूसरा, निक्की पुलिस से झूठ बोलने के लिए सहमत हो जाए ताकि उसके पिता बच जाएं और फिर वे दोनों अरूबा जा सकते हैं। वह उससे एक निर्णय लेने के लिए कहता है। अगली सुबह मेयर के घर के बाहर की भीड़ चली जाती है और समाचार संवाददाता आ जाते हैं। निक्की घर पर टीवी देख रहा है, जबकि उसका पिता डाइनिंग टेबल पर मृत है। निक्की बाहर जाकर एंडी को खेलते हुए देखता है और अपना बेसबॉल ग्लॉव उठाता है। दोनों लड़के गेंद फेंकते हैं, जबकि कैमरा धीरे धीरे दूर जाता है। सबबिकॉन पहले की तरह शांत और शांतिपूर्ण दिखता है।